अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर हम 11 डिस्कस कर रहे थे जो कि था आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और लास्ट टाइम जो उसमें हमने चीज़ डिस्कस की थी वो गॉस लॉ की 3 आपके पास एप्लीकेशंस डिस्कस की थी जो कि कंप्लीट हो गई थी। अगर आप चाहें तो वो पिछले आप लेक्चर्स में देख भी सकते हैं। और गॉस लॉ में जो चीज़ अभी मैंने डिस्कस नहीं कराई वो एक तो चूज़ ऑफ गॉसियन सरफेस कि गॉसियन सरफेस हम किस तरह की शेप की लेते हैं और क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आस्क्ड एक क्वेश्चन होता है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है ये डेफिनेशंस और एमसीक्यूज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लेकिन अब कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक पढ़ने के बाद आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो जान पाओगे, जिस तरह आप जो है मार्केट से बैटरीज लेके आते हो तो आप कहते हो कोई बैटरी 3 वोल्ट की है, कोई 1.5 वोल्ट की है, तो इन वोल्ट्स की वैल्यू का एक सिग्निफिकेंस क्या है, ये वैल्यूज आपको क्या बता रही होती हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक आपको हेल्प करेगा उन चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो चीज़ें हमने पढ़नी है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो कि आप पढ़ भी चुके हो बेसिक क्लासेस में। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी टाइप्स की हैं। वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे स्पेसिफिक पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, तो असल में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक है ना वो हम यहाँ पढ़ेंगे इधर, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले आपको ये बेसिक कुछ टॉपिक्स आने चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप डेफिनेशन देखो जो आप 9-10 में पढ़ते भी हो कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन। अब जिस तरह अगर आप सबसे आसान समझना होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या करते हो, कोई बॉडी ज़मीन पे रखी हुई है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अगर आप उसको ऊपर मूव कराओ तो आपने क्या किया, उस बॉडी पे वर्क डन किया और जितना आपने उस बॉडी पे वर्क डन किया वो सारे का सारा उस बॉडी में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में तब स्टोर होती है जब आप उस बॉडी पे वर्क डन करो। और वर्क डन क्यों हुई हमें करना पड़ेगा, अगेंस्ट द फील्ड। अब देखो इसको आप समझो, ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटी है वो उस बॉडी को डाउनवर्ड खींच रही थी, मैंने उस बॉडी को ऊपर मूव कराया, मतलब मैंने जो उस बॉडी पे वर्क डन किया वो अगेंस्ट द फील्ड किया, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जब भी मैं किसी बॉडी पे वर्क डन करूँ अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड तो मैं कहूँगा मैंने उस बॉडी में वर्क डन किया और उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। इसी तरह चार्जेस के केस में भी ऐसा ही होगा, अगर आप किसी एक चार्ज को मूव कराओ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप कहोगे आपने उस चार्ज पे वर्क डन किया, क्योंकि आप उस चार्ज पे फोर्स लगा रहे हो और उस चार्ज पे जो है आपने उस चार्ज से डिस्टेंस कवर किया, तो आपने उस चार्ज पे वर्क डन किया और आप कहोगे वो चार्ज, वो जो वर्क डन था वो उस चार्ज में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और उस पोटेंशियल एनर्जी को नाम देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में कब आती है, जब आप किसी बॉडी पे वर्क डन करो अगेंस्ट द फील्ड, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जितना आप उस बॉडी पे वर्क डन करोगे। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज़। अब मैंने थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक में सबसे पहले चीज़ उसने डिस्कस की हुई है कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कब गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी कब गेन करेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सेम वही कंसेप्ट है जो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी है कि अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही होगी और बॉडी को अगर आप ऊपर से जाकर छोड़ दो तो वो बॉडी बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी ड्यू टू ग्रेविटी, और जैसे जैसे वो नीचे मूव कर रही होगी उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वो बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन कर रही होगी। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 प्लेट्स ली जो कि अभी मैंने लास्ट टाइम पढ़ी हुई थी, ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ली। एक प्लेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, एक प्लेट के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से आगे पर नेगेटिव, मतलब डाउनवर्ड है। और मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इसको आप टेस्ट चार्ज कहो या यूनिट चार्ज कहो, असल में ये होते टेस्ट चार्ज ही हैं। और टेस्ट चार्ज हमने पढ़ा था क्या होता है, ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो। और मैग्नीट्यूड कम क्यों लेते हैं, ताकि ये जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टॉर्ट या डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज ले लिया, इसी मैंने इसको Q0 लिखा। और टेस्ट चार्ज जो होता है वो बाय कन्वेंशन हम पॉजिटिव लेते हैं। अब देखो जब मैं इधर इसको टेस्ट चार्ज को रखूँगा यहाँ पे और टेस्ट चार्ज को रख कर मैंने छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं लगाई, तो अब आप एक देखो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो साइन है वो पॉजिटिव है और नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव है।
और ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव है, तो ऊपर वाली प्लेट जो है इसको रिपेल करेगी एक नीचे की तरफ, और नीचे वाली प्लेट भी जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये चार्ज किस तरफ मूव करेगा, ये चार्ज फ्रीली मूव करेगा डाउनवर्ड, ठीक है। और इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कौन सी होगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, क्योंकि हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसी चीज को डिस्क्राइब किया, इफ चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव फ्रीली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल मूव फ्रॉम प्लेट A टू B। अब देखो अब हो क्या रहा है, ये असल में प्लेट A से प्लेट B की तरफ जा रही है ना। तो इट विल मूव फ्रॉम प्लेट A टू B एंड विल एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये काइनेटिक एनर्जी किस तरह अटेन कर रही है। अब जरा इस चीज को समझो, देखो जैसे जैसे ये चार्ज इस प्लेट के करीब आ रहा है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम, इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस के असल में किसके दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड प्लेट। तो इस चार्ज और इसके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है। डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, तो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, और फोर्स ही डेफिनेटली ज़्यादा हो रही होगी। इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगी, और एक्सेलरेशन का मतलब है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो आप कहोगे कि ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यही मैंने कहा कि इट विल एक्वायर काइनेटिक एनर्जी। और इस पे फोर्स कितनी लग रही होगी, तो इस पे फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, जो कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था। E बराबर होता है F/Q। तो फोर्स की इक्वेशन निकालोगे तो फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी QE, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करो, फोर्स लग रही है, फोर्स का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज और काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप एक चार्ज को फ्रीली मूव करने दो तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। जिस तरह आप एग्जांपल ले भी सकते हो, अगर आप एक बॉडी को हाइट पे जाकर छोड़ दो तो बॉडी नीचे मूव करेगी, जैसे जैसे नीचे मूव करेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट है, ये तो अभी हमने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं लगाई, ठीक है। अब हम इस चार्ज पे खुद फोर्स लगाएंगे, और क्यों फोर्स लगाएंगे, अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस चार्ज को अभी तो ये चार्ज फ्रीली कहाँ मूव कर रहा था, फ्रीली मूव कर रहा था A से B। अब अगर मैं चाहूं कि ये चार्ज नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे, तो ये खुद ब खुद तो मूव नहीं करेगा, मुझे इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, और उस फोर्स का मतलब है कि मैं इस चार्ज पे वर्क डन करूंगा। तो यही मैंने कहा, इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स टू मूव द चार्ज अगेंस्ट द फील्ड। देखो अगेंस्ट द फील्ड मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करता है। ऊपर प्लेट पॉजिटिव थी, नीचे प्लेट नेगेटिव, और जब मैंने यहाँ पे चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और ये चार्ज फ्रीली भी डाउनवर्ड ही मूव कर रहा है। तो आप ये कहोगे एक चार्ज फ्रीली जब मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना हो, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अपवर्ड, तो अपवर्ड मूव कराने के लिए मुझे फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के दरमियान आपके पास रिपल्सिव फोर्स होगी। उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यही मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि मुझे इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी वजह से होगा क्या, चार्ज मूव करेगा फ्रॉम प्लेट B टू A, क्योंकि फ्रीली मूव करता है ये A टू B, और अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये B टू A मूव करेगा। अब एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपने फोर्स लगानी कितनी है। तो एक चीज याद रखो, हम जो यहाँ चार्जेस डिस्कस कर रहे होते हैं वो नॉन एक्सेलरेटेड चार्जेस डिस्कस कर रहे हैं। अब नॉन एक्सेलरेटेड चार्जेस कौन से होते हैं, जिनकी एक्सेलरेशन जो होती है जीरो हो। अब एक्सेलरेशन जीरो क्यों रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्जेस जो हैं वो EMW वेव्स जनरेट करते हैं। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने कुछ फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है, रेडियो वेव्स और आपके पास माइक्रोवेव्स, और आपके पास ये सारी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो हम यहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस करना नहीं चाह रहे, हम चीज़ को सिंपल रख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो हम उस चीज़ को सिंपल रखने के लिए चार्जेस को अब आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेटेड ले रहे हैं, और नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि चार्ज अब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है कि चार्ज को मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराना है। तो मैंने यही कहा कि चार्ज मस्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो। और एक्सेलरेशन जीरो कब होगी, जब उस चार्ज पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेज जीरो हों, ठीक है। अब अगर आप देखो इस केस में फोर्सेज ही कितनी लग रही हैं, इस केस में उस चार्ज पे फोर्सेज ही दो लग रही हैं, एक डाउनवर्ड लग रही है जो कि आपके इलेक्ट्रिक फोर्स है, और एक अपवर्ड लग रही है जो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं चाह रहा हूँ अगर इस चार्ज पे नेट फोर्स जीरो है तो मतलब इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट। तो मुझे इस चार्ज पे जितनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी है
वो तकरीबन इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो, ताकि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो जीरो आए, या आप ये कह सकते हो कि नेट फोर्स जो हो वो जीरो हो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगी तो एक्सीलरेशन जीरो होगी, एक्सीलरेशन जीरो होगी तो वो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो नॉन एक्सीलरेटेड होगा, और नॉन एक्सीलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं करता। तो यही चीज़ मैंने यहाँ डिस्कस की कि मेरी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होनी चाहिए लेकिन ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये मैंने ये डिस्कस किया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्यों मूव करा रहे हैं, ताकि वो एक्सीलरेशन से प्रिवेंट करे। ठीक है, और एक्सीलरेशन से प्रिवेंट करने का मतलब है जब उसको हम B to A मूव करा रहे हों। ठीक है, तो ये B to A। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर वो उस पर नेट फोर्स जीरो है तो वो चार्ज मूव किस तरह कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, असल में हमारी एक्सटर्नल फोर्स समहाउ इलेक्ट्रिक फोर्स से माइनर सी ज़्यादा होती है, तभी तो वो चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट में हम जो है अपनी एक्सटर्नल फोर्स को थोड़ा सा, अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर 5 न्यूटन है तो हम उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स देंगे वो 5.1 न्यूटन देंगे, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फोर्स का मकसद ये है कि असल में उस चार्ज में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है ना उसको हम काउंटर बैलेंस कर सकें। ठीक है, तो यही मैंने आगे डिस्कस किया, क्योंकि हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्यों मूव करा रहे हैं, क्योंकि एक्सीलरेटेड चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। ठीक है, अब वही मैंने कहा कि अगर मैं चार्ज को B to A मूव करा रहा हूँ तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका मतलब है कि चार्ज कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने इस चार्ज पे वर्क डन किया, और उस वर्क डन को मैंने क्या डोनेट किया, WBA। ठीक है, अब ये सब्सक्रिप्ट बहुत मैटर करती है, B पहले लिखा A बाद में, इसका मतलब है कि मैं चार्ज को B से A मूव करा रहा हूँ। ठीक है, A से B तो वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि वो चार्ज फ्रीली मूव कर रहा है। फ्रीली अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो तो वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि लेट WBA बी द वर्क डन इन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A। ठीक है, लेकिन जब आपने पॉइंट B टू A मूव कराना है तो उसने बुक में लिखा हुआ है कि विदाउट डिस्टर्बिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ आपके यहाँ पे इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपने उसकी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो ही रखनी है। ठीक है, अब देखो एक चीज़, इस चीज़ को समझाने से पहले, अगर एक बॉडी ज़मीन पे है उस वक्त उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मैंने ये कहा कि मैंने उस बॉडी पे वर्क डन किया 10 जॉल और बॉडी यहाँ पे आ गई। ठीक है, और मैं अगर आपसे कहूँ आप मुझे बताओ उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो पोटेंशियल एनर्जी आप किस तरह निकालोगे, आप निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल। आप इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे 10 जॉल, और इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे 0 जॉल, दोनों को माइनस करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो सेम काम यही करेंगे। अब पहले पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैं जब इस बॉडी को मूव कराऊंगा तो मैंने इस बॉडी पे वर्क डन किया, और वो वर्क डन बराबर होगा उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया। तो मैंने यही कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है U, और हम दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए चेंज का वर्ड यूज कर रहे हैं, और चेंज को लिखेंगे डेल्टा U। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q0 इज डिफाइंड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, और ये कौन सी फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स, इन कैरिंग द चार्ज Q0 फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में कि आप किसी एक चार्ज पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी या उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, वो बराबर होता है वर्क डन के, कि आपने उस चार्ज पे वर्क डन कितना किया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं कि जितना आप उस चार्ज पे वर्क डन करोगे वो सारे का सारा उस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप देखो तो ऊपर वाली प्लेट A है, नीचे वाली प्लेट जो है वो B है, और नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव है, ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, और हम जो चार्ज को मूव करा रहे हैं वो B to A मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो B से मूव करा रहे हैं, तो ये जो जहाँ से मूव करा रहे हैं वो पॉइंट क्या होगा, इनिशियल, और जिसकी तरफ मूव करा रहे हैं वो क्या होगा, फाइनल। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अच्छा, अब फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, A प्लेट वाला, और इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, B वाला, क्योंकि पॉइंट B से या प्लेट B से मूव कराना स्टार्ट किया। अब UA और UB क्या स्टैंड कर रहे हैं, देखो UB डेल्टा U तो स्टैंड कर रहा है चेंज इन पोटेंशियल ऑफ एनर्जी, लेकिन UA और UB क्या स्टैंड कर रहे हैं, उन प्लेट्स की पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A या प्लेट B की पोटेंशियल एनर्जी, और UB स्टैंड कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट B या प्लेट B की पोटेंशियल एनर्जी। अब डेफिनेटली
पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बी की कम होगी और ए की ज़्यादा होगी। जिस तरह अगर कोई चीज़ ज़मीन पे रखी हुई है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, और जैसे वो बॉडी ऊपर जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी तरह बी पे जब ये चार्ज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी और जैसे जैसे ऊपर मूव करेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो यही मैंने कहा कि ये इनकी पोटेंशियल एनर्जीज हैं। अब एक चीज़ आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, अब कंजर्वेटिव फील्ड का आपने फर्स्ट ईयर में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव किया था। और कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, ऐसी फील्ड जो कि पाथ पे डिपेंडेंट ना करती हो। ठीक है, अब देखो अगर ये आप दो प्लेट्स ही लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराया, इस तरीके से मूव कराया, एक तो इस तरह घुमा के लेके गया और एक में इस चार्ज को डायरेक्ट लेके गया, किस केस में वर्क डन ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो दोनों केसेस में वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन करोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ वर्क डन डिपेंड करता है पॉइंट्स पे। तो पॉइंट्स तो सेम है दोनों केसेस में, तो बेशक आप इस चार्ज को डायरेक्ट लेके जाओ या इस चार्ज को आप घुमा के लेके जाओ, दोनों केसेस में वर्क डन इक्वल होगा। तो मैंने यही कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, मतलब वो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। और किस चीज पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड नहीं करती पाथ टेकन, तो नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ टेकन। तो पाथ टेकन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें एक चीज और आपने खुद सोचनी है। अभी तो हमने पॉजिटिव चार्ज का डिस्कस किया, हमने ये कहा कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज को फ्रीली मूव कराएं, फ्रीली मूव करने दें, तो वो लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, मतलब नेगेटिव की तरफ, और वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, अब मैं अगर उसको ऊपर मूव कराऊं तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, आप सिंपल अल्फाज में कहोगे कि एक पॉजिटिव चार्ज जो है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, और अगर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करे तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। अब ये जो रिजल्ट्स हैं ये नेगेटिव के केस में ऑपोजिट हो गए, ये आपने खुद इसको सोचना है। नेगेटिव जो है अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं करता नेगेटिव, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करता है, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करेगा, फ्रीली डेफिनेटली मूव करेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और अगर मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद मूव कराऊं तो वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो ये MCQs हैं जो कि आपने प्रिपेयर करने। तो ये हमने टॉपिक सारा देखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, जो कि हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान होगा, और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है, इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा आप, और जो चीज़ें आपको मैंने खुद इंट्यूटिवली सोचने को दी हैं उनको लाजमी थिंक कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।